आइए बच्चों, सर मैं आज आपके साथ Recording in progress. एक चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है जी रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में बच्चे दो पार्ट्स थे। सबसे पहला था रेजिडेंशियल रूल्स और दूसरा था बच्चे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल रूल्स की अगर मैं बात करूं तो चार अलग अलग कैटेगरीज का हमें रेजिडेंशियल रूल देखना होता था। इंडिविजुअल, एचयूएफ, देन कंपनी एंड देन अदर्स। अच्छा जी, इंडिविजुअल या तो बच्चे रेजिडेंट बनता था या तो नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट बनने के बाद हमें चेक करना होता था आरओआर या फिर आरओआर। सिमिलरली एचयूएफ भी या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट, आरओआर या फिर आरओआर। कंपनी जो होती थी या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, अदर्स के केस में या तो रेजिडेंट या तो नॉन। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दो कैटेगरी के लोग थे जिनके लिए फर्दर देखना पड़ता था, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है जी, एक सेकेंड आ रहा हूँ बच्चों उसमें। सर जी, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट। आइए यहीं से हमारी बात स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहें ना तो आप ये बना भी सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। दोबारा से बात करूँ, मतलब मैं पूरी लाइंस नहीं लिखूंगा, बट एक एक बात आ जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ आएगी, बस आप फोकस से सुनना। अगर आप सुनने के साथ साथ बुक देखेंगे ना तो फिर समझ नहीं आएगा आपको। हाँ, इंसान है, बदकिस्मती से आप भी इंसान हैं। चलिए बेटा, एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट बनने की कितनी कंडीशंस होती थी बेटा? दो, दोनों के बीच में लिखा होता था और। फर्स्ट कंडीशन थी 182 डेज और मोर। मैं आपके साथ क्लैरिटी रखने के लिए मान के चल लेते हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है? 23-24। So we are checking whether this individual is resident or non-resident for 23-24. 182 days और more कौन से साल के लिए चेक करूंगा बच्चे? 23-24 के। इसको बोला जाता था रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एक कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन थी 60 डेज और मोर, लेकिन इसके अच्छा कौन से साल में देखा जाता है ये वाला? दैट इज 23-24 एंड कितने डेज? 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। और ये जो प्रीवियस ईयर होते थे यहीं पे लिख रहा हूं मैं। आप बताइए कौन कौन से साल चेक करूंगा? टेक्निकली 22-23, 21-22, 20-21, 19। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और 365 डेज और मोर, यहाँ पर समझ रहे हो, 365 डेज और मोर आउट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर आप दोनों ही फुलफिल नहीं करते तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन रेजिडेंट। यानी कि कंडीशन नंबर ए भी फुलफिल नहीं हुई, और अगर कंडीशन नंबर बी भी फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या बन जाएंगे बेटा? रेजिडेंट। सीक्वेंस से समझते जाइएगा। दोनों में से अगर कोई एक भी फुलफिल हो गई तो फर्दर क्या चेक करा जाएगा बेटा? आरओआर या फिर आरएनआर। अब आप मेरे को बताइए, आरओआर बनने के लिए कितनी कंडीशंस थी? दो, और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ था? एंड। सबसे पहली कंडीशन थी 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर। लेकिन ये कौन से प्रीवियस ईयर थे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस
ईयर। अच्छा, और कंडीशन नंबर बी क्या थी बच्चे? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। और ये भी 10 साल कब के देख रहा हूं मैं? इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब ये है कि आरओआर की कंडीशन के लिए मैं जिस साल के लिए चेक कर रहा हूँ दैट इज 23-24, उस साल में स्टे नहीं देखना है, उससे पहले के 7 साल या उससे पहले के 10 साल के लिए देखना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 2, हाँ आप क्या बन रहे हो यहाँ पर? ये 2 आउट ऑफ 10 में क्या बन रहे हैं बच्चे हम लोग? इफ यू आर रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस, यही होता था ना सर जी। अगर मैं बोलूं कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई हो गई पर बी नहीं हुई तो तुम क्या बन जाओगे? आर एन ओवर, रेजिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ आई से कंडीशन ए इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग कंडीशन बी, तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा क्या? नहीं, रेजिडेंट तो आप बन चुके हो ऑलरेडी, तो आप क्या बन जाओगे? आर एन ओवर। अगर मैं बोलूं कंडीशन नंबर ए नॉट फुलफिल्ड, बी फुलफिल्ड, तो भी आप क्या बनो? कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या बन जाओगे? आर एन ओवर बन जाओगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? फिर इसके बाद हम लोगों ने ना कुछ, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ जहाँ पे रेलिवेंट है ना, मैं वही बात करूँगा, एक और चार्ट बनाएंगे। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि सर आपने अभी अभी बोला कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है या फिर डीम्ड रेजिडेंट होता है। नया वर्ड आ गया है। आप रेजिडेंट कैसे बनते हो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है जी, अभी बात कर ली। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कैसे बनते हो बहुत अच्छे से पता है। अब सर ये डीम्ड रेजिडेंट क्या है? सर ये डीम्ड रेजिडेंट की कुछ कंडीशंस है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। सर जी ये कौन से सेक्शन में है डीम्ड रेजिडेंट? सेक्शन 6(1)(a। सर जी क्या कंडीशन फुलफिल करनी होंगी डीम्ड रेजिडेंट के? अब मुझे बताइए डीम्ड रेजिडेंट बन गए तो कोई अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो टैक्सेबिलिटी स्कोप बढ़ जाएगा आपके ऊपर। क्या कंडीशंस थी सर जी? आप क्या होने चाहिए? एक इंडिविजुअल। और सर इंडिविजुअल का ही तो चल रहा है, हाँ तो ठीक है, मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए यहाँ पे टेक्निकल इंडिविजुअल तो है ही। आप क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ये टोटल इनकम किधर की बात कर रहा हूं मैं? अगर मैं देसी शब्दों में बोलूं तो टोटल इनकम इन इंडिया की बात कर रहा हूं बेटा। आपकी जो टोटल इनकम इंडिया में है वो एक्सीड होनी चाहिए 15 लाख से। और तीसरी कंडीशन, should not be resident of any country। अगर आपको किसी और कंट्री के आप रेजिडेंट हो नहीं। सर एग्जांपल दोगे, एक इंसान है वो 50-50 दिन 7 कंट्रीज में रह रहा है। एज्यूमिंग इंडिया के लॉज ही हर कंट्री में चल रहे हैं तो 50-50 दिन रह रहा है। आप मुझे बताइए क्या वो कहीं का भी रेजिडेंट बनेगा? टेक्निकली। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो जो इंसान है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छी बात, और उसकी टोटल इनकम किससे ऊपर है बेटा? 15 लाख से ऊपर, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ भी एंड लिख रहा हूँ, एंड इट शुड नॉट बी रेजिडेंट। अगर आपने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। मेरा आपसे सवाल, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपकी टोटल इनकम 12 लाख है और आप किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, विल यू बी डीम्ड रेजिडेंट? नो, बिकॉज आपकी 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। पेपर में ही इनकम कैसे निकलेगी इस पर सवाल आएगा। अगर आपने पास्ट एग्जामिनेशन आरटीपी या देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ तक भी आ गई गणित, बहुत बड़ी बात है। यस, बहुत बड़ी बात है, पर वो ये बताएगा उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ भी है, उसका एक घर भी, आप खो जाओगे। आप कहोगे भाई मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, ये मैं प्रोविजन लगा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात यह है बेटा कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप मुझे बताइए आप क्या बन जाएंगे जी? डीम्ड रेजिडेंट। मुद्दे की बात ये है भाई, डीम्ड सिटीजन लोगों टैक्स हेवन का हो तो फिर क्या होगा? हाँ जी, अगर वो सिटीजन किसी टैक्स हेवन कंट्री का हो तो फिर वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं होगा। टेक्निकली सरकार क्या कह रही है कि अगर तुम कहीं के नहीं तो तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि तुम सिटीजन तो इंडिया के ही हो ना।
तुम्हें कहीं का रेजिडेंशियल स्टेटस दे देंगे, हालांकि सरकार तो फंसा ही रही है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, डीम्ड रेजिडेंट हो आप, अब फर्दर आगे चेक कर रहे हैं कि आर ओ आर एन ओ आर नहीं, जो इंसान डीम्ड रेजिडेंट होता है वो ऑलवेज आर एन ओ आर। क्लियर है यहां तक बात? सर जी ये इंसान कितने दिन इंडिया आ रहा है, मेरा मुद्दे की बात है ये? कोई मुद्दे की बात नहीं सर, ये एक दिन भी नहीं आया तो भी ये डीम्ड रेजिडेंट बन सकता है। आगे सुन लीजिएगा बात को, दोबारा से चार्ट बना रहा हूं। आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, ये एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशंस होती है, कंडीशन ए, कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए होती है 182 डेज की, और ये वाली होती है 60 + 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। रूल नंबर बी इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं नीचे कुछ केसेस लिखने जा रहा हूं जहां पर रूल नंबर बी नहीं लगेगा भाई साहब। तो फिर कौन सा रूल लगेगा? ना इतना आगे नहीं, ओनली रूल ए इज एप्लीकेबल। आपको याद आ रहा है क्लास में बात करी थी यार, नौकरी लग गई है वो आपकी। शिप वाला था ना, वो शिप में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है आइए, रूल ए और रूल बी। तो मैं आपके साथ टेक्निकली डिस्कस कर रहा हूँ एक्सेप्शंस टू रूल बी, कि रूल बी कहाँ कहाँ नहीं लग रहा। सबसे पहला पॉइंट बच्चा, बहुत स्पेसिफिक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक भी वर्ड नहीं छूट रहा। अगर आप एक इंडिविजुअल है और आप क्या है बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड यू लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है 20 दिन 50 दिन के लिए नहीं जा रहे, आपने सोचा मैं बिजनेस ही बाहर करूँ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 25 दिन के लिए प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, आपकी नौकरी वहाँ लगी है। लेजर ट्रिप होता है, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वो केसेस यहाँ पे नहीं फॉल कर रहे हैं। या फिर यू आर अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। सर जी ये क्या बातें बोल रहा हूँ, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आप एक इंडिविजुअल है एंड इफ़ यू आर सिटीजन एंड इफ़ यू लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपके ऊपर कौन सा रूल नहीं लगेगा? रूल नंबर बी नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर ए। मेरा आपसे सवाल, आज की डेट बताइए। 21 Feb। टुडे यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी नौकरी लग गई है, 50 लाख का पैकेज लग गया, आज आप इंडिया से जा रहे हो। मुझे बताइए कि आपके ऊपर रूल भी लगेगा? नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा सर? रूल नंबर ए। क्या एज पर रूल नंबर ए आप रेजिडेंट बन रहे हैं? यस। लेकिन यही अगर आप जुलाई में जा रहे होते, अगर आप जुलाई में जा रहे होते तो 182 तो पूरे ना होते, लेकिन 60 वाला हो जाता। तो एम्प्लॉय कहता है यार ये क्या हो रहा है यार, 3 महीने तो रुका हूँ यहाँ पे बस। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया बेटे, रूल नंबर बी बोला कि चल भाई तू नौकरी के लिए जा रहे ना, जा तू आज़ाद है, तेरे ऊपर रूल भी नहीं लगा। क्रू मेंबर की बात कर दूंगा आपके साथ अभी मैं। मुझे बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था। दिक्कत यहाँ पर आएगी सर, दूसरा केस क्या था, आप एक इंडिविजुअल है, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता था? अगर आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनका जन्म पार्टीशन से पहले हुआ, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप मुझे बताइए आपका जन्म तो भी हुआ, आपके पेरेंट्स का बाद में ही हुआ, पर ग्रैंड पेरेंट्स का पहले का हुआ, तो आप सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं भी हूँ। लेकिन अगर मैं इनाया की बात करूँ, इनाया का जन्म, मेरा जन्म और उसके दादाजी का जन्म, मेरे फादर का जन्म, सारा का सारा पहले बाद में है जी। तो आप मेरे को बताइए क्या इनाया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? नहीं है जी। तो अब की जो जनरेशन आ रही है, छोटे छोटे बच्चे, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात ये है, मैंने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ तो लिखा है, ऊपर लिखा है क्या,
इस बात को ध्यान रखना। तो एक इंडिविजुअल है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही विजिट्स इंडिया। विजिट मतलब घूमने आ रहा है। मान लो मेरे एक फ्रेंड है, वो नौकरी पे गए हुए उसे 4 साल हो गए, अब वो 2 महीने के लिए आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो एक इंडिविजुअल है, सिटीजन इधर का ही है, अभी कनाडा का या यूएस का नहीं लिया उसने, जहाँ भी है अभी वो, और वो विजिट करने आ रहा है, 2 महीने के लिए आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर वो 2 महीने आ गया तो 60 वाला अगर लग जाएगा तो परेशानी नहीं हो जाएगी? हो सकता है कहीं ROR ना बन जाए वो, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन है और अगर आप विजिट करते हैं तो आपके ऊपर कौन सा रूल नहीं लग रहा है? रूल नंबर बी। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर ए। अब जो बोलने जा रहा हूँ वहां से एक और ट्विस्ट आ रहा है। यहां तक एस्टैब्लिश्ड है, कंडीशन एक और लग गई है जी, आपकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख होनी चाहिए इन इंडिया। ओहो, यानी कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन, आप विजिट कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम 15 लाख के अंदर अंदर है, तो रूल नंबर भी नहीं लग रहा। लेकिन अगर एक इंसान है जो आ रहा है जिसकी टोटल इनकम इंडिया में 18 लाख है, आप मुझे बताइए क्या वो यहाँ कवर हो रहा है? एक इंसान है विजिट कर रहा है, मेरे एक फ्रेंड है वो भी आ रहा है, 2 महीने के लिए आ रहा है, ठीक है, 65 डेज के लिए आ रहा है, मान लो इंडिया में उसको किराया विराया मिल रहा है 50 लाख 20 लाख का किराया मिल रहा है, वो विजिट कर रहा है। वो मुझसे पूछ रहा है भाई मेरे ऊपर रूल भी लगेगा क्या? लग जा, विजिट कर रहा है, सिटीजन है, पर टोटल इनकम तो टेक्निकली इसमें वो फॉल ही नहीं करा ना। तो बेसिकली मैं उसे क्या बोलूंगा, भाई तेरे ऊपर के लग रहा है मॉडिफाइड रूल बी। रूल बी एज इट इज नहीं लग रहा उस पे लग रहा है मॉडिफाइड रूल बी। यानी कि मॉडिफाइड रूल बी किस पे लग रहा है समझना, आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आपने विजिट करा है इंडिया में और आपकी टोटल इनकम किससे ऊपर है? ये टोटल इनकम किधर की है रे? तो तुम्हारे ऊपर क्या लग रहा है? मॉडिफाइड रूल बी। मॉडिफाइड रूल बी क्या हो जाता है मालूम है? बी को ही तो मॉडिफाई करूंगा। तो अच्छा, मेरा जो फ्रेंड है ना, आप ये मानते हो वो इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज विजिटिंग इंडिया और उसकी टोटल इनकम ज्यादा है, तो कह रहा है मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। आप मुझे बताइए क्या उसके ऊपर कंडीशन नंबर ए लग रही है या नहीं लग रही है? वो तो लग ही रही है ना, ए को थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ, 182 डेज वाली तो है ही। लेकिन ये जो रूल बी था ना, 60 + 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर, ये 60 कट के कितना हो गया बेटा? इसे बोले हैं मॉडिफाइड रूल। वो आ रहा था 65 दिन के लिए। दोबारा से सोचते हैं, जो फ्रेंड है वो इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, विजिट कर रहा है, टोटल इनकम 20 लाख है, 65 डेज के लिए आ रहा है, नहीं लग रहा उसमें, एक तो वैसे फुलफिल नहीं कर रहा, दूसरे के लिए 120 दिन चाहिए। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? आगे सुन लीजिए, अगर वो 120 दिन के लिए आ रहा होता तो ये देखना पड़ता है। मान लो कि पिछले सालों में इंडिया में था, तो वो किसके हिसाब से रेजिडेंट बन जाएगा? अब मैं जो बोल रहा हूं वहां पे दोबारा एक चेंज है। अगर तुम रूल बी के हिसाब से, फॉर ओनली फॉर दिस मॉडिफाइड पर्सन, अगर तुम रूल बी के हिसाब से रेजिडेंट बने तो तुम RNOR कहलाओगे, मॉडिफाइड के जरिए। और अगर वो इंसान 200 दिन के लिए आ रहा होता तो वो कौन सी कंडीशन पहले फुलफिल कर देता? तो मैं देखता कि तुम ROR कहलाओगे या फिर
जो मेरा फ्रेंड है ही इज कमिंग फॉर 200 days, ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, वो एक इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, विजिट कर रहा है भारत देश में, उस साल में उसकी 20 लाख रुपए की इनकम है। मैंने मुझे कितने दिन आ रहा है भाई, कह रहे 200 दिन की छुट्टी मिली है। आप मुझे बताइए कौन सी कंडीशन के हिसाब से वो फुलफिल, पहले ए बताओ, ए फुलफिल कर रहा है तो अब मेरा, अब जब ए फुलफिल कर दी तो वो रेजिडेंट तो बन गया। अब फर्दर मैं चेक करूंगा आरओआर और आरएनओआर, वो जो भी कंडीशन चल रही है। लेकिन अगर वो आ रहा होता, अच्छा ठीक है पहले बोल देता हूं, अगर वो आ रहा होता 150 दिन के लिए, क्या वो ये फुलफिल कर रहा है? मान लो बी का 120 तो कर लिया और पिछले 4 साल भी कर गया, तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट बन रहे? बी। इससे आगे अगर बी सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम क्या बनोगे? ऑलवेज। समझ आया? दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो दोनों कर रहा है तो भाई आर कुछ भी हो सकता है ना, आर फिर तो कुछ भी हो सकता है। चेक नहीं करेंगे बट सपोजिंगली दोनों ही कर रहा है, सवाल आ सकता है तो कोई एक करना है मैडम। ये देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं होता, इवन इफ वन इज सेटिस्फाइड तो वो हो गया, बट अब यहां तो मुद्दा बन गया ना, अगर ये बंदा दोनों कर रहा है तो क्या मैं ये बोलूं उसने ये सेटिस्फाई करी है और वो आ रहे ना, और ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे बताइए, मुझे चेक करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे बताइए। क्लियर है? इट्स नॉट अबाउट और एंड एंड। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन टू बिकम रेजिडेंट। मैं देखो ये कह रहा हूं, अगर तू कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई करता है तो तेरे को पूरा चेक करना है आरओआर और आरएनओआर। अगर तू ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ड्यू टू तो 150 दिन है, तो तू कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? मान ले बी, तो तू अगर कंडीशन बी सेटिस्फाई कर रहा है तो तू आरएनओआर ही बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तू ए भी कर रहा है और तू बी भी कर रहा है तो आरओआर आरएनओआर चेक करूंगा ना। मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? सारे इंडिविजुअल की एक एक बात बोली है मैंने, कोई एक बात नहीं हटी। फ्लो बन चुका है आपका? आगे की बात बोलूं अब आगे? आप मुझे बताइए, बहुत अच्छा फ्लो बन रहा है ठीक है। आप मेरे को बताइए इसके बाद क्या बात करनी थी बेटा हमने को? एचयूएफ की। पक्का से इंडिविजुअल का क्लियर है ना एकदम? एचयूएफ या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है, या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। और रेजिडेंट बनने के बाद या तो आरओआर या फिर आरएनओआर। रेजिडेंट कैसे बनता है? इन ऑल केसेस यू आर रेजिडेंट, इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ CNM लिख रहा हूं मैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। होली का मतलब होता है बेटा 100%। सिर्फ एक ही केस में रेजिडेंट नहीं बनेगा अगर होली आउटसाइड इंडिया। सर जी 99% यूएस से 1% इंडिया रेजिडेंट। होली 100% होने पे वो होता है। और नॉन रेजिडेंट किस केस में बनोगे? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। क्यों जी? क्लियर है? तो सपोज करो आप रेजिडेंट बन गए, फर्दर क्या चेक करना है? आरओआर या फिर आरएनओआर। किसका चेक करेंगे बेटा? कर्ता का, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे देखना है। आरओआर के लिए 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। और दोनों की दोनों कंडीशन सेम है। 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में आप क्या हो जी? रेजिडेंट। ये मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? कर्ता के लिए। दोनों में एंड है, दोनों में एंड। ये जो ये वाला होता है आरओआर के लिए, उसमें हर बार एंड ही। हाँ जी, इसी तरीके से नहीं, थोड़ा सा इसी तरीके से फ्रेमिंग ऐसी रहना चाहिए। मुझे बताइए, तो बेसिकली ये जो मैं डेज देख रहा हूँ वो किसके लिए देख रहा हूँ बेटा? कर्ता के लिए। और रेजिडेंशियल स्टेटस भी मुझे किसके लिए देखना है? कर्ता के लिए। कि भाई कर्ता, क्या तू पिछले 10 साल में से 2 साल में रेजिडेंट था?
अगर तू था तो HUF ROR बन जाएगा। ठीक है जी। आप मुझे एक चीज़ सोच के बताइए, क्या मुझे, अगर मैं अभी जिस साल में हूँ 23-24 में, क्या मुझे कर्ता के डेज 23-24 में चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे तो ROR के लिए देखना है, और वो तो उसके पहले के सालों में होता है। मुझे बताइए, क्लियर है? आखिरी पॉइंट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कर्ता नॉन रेजिडेंट हो और HUF ROR हो? इट्स पॉसिबल। कर्ता 23-24 में नॉन रेजिडेंट है, हो सकता है, हो सकता है। अगर कर्ता सिर्फ 10 दिन ही रहा है 23-24 में तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर 10 दिन की उसकी मीटिंग इंडिया की है तो HUF भी रेजिडेंट बन जाएगा, HUF तो रेजिडेंट बन जाएगा। और इससे पहले कर्ता कभी अगर बाहर ही ना गया हो तो वो तो ROR की दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा ना। सो इट इज पॉसिबल दैट कर्ता इज अ नॉन रेजिडेंट एंड HUF इज ROR। सेट है जी कहानी। HUF के बाद मैं आपके साथ पहले अदर्स की बात करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर अदर्स लगा दोगे। HUF को हटा के अदर्स कर दिया। हाँ जी। केवल करता ROR नहीं होगा तो HF क्या होगा? HUF फिर तेरा वो बन गया ना RNOR। अगर कर्ता ने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो RNOR बन जाएगा बस। हाँ, रेजिडेंट तो बन चुके हो ना आप। रेजिडेंट बनने के बाद अगर आप दोनों फुलफिल कर दोगे तो ROR, नहीं करोगे तो RNOR। अच्छा, कर्ता करंट ईयर में, कर्ता के जो डेज हैं वो मुझे 23-24 के थोड़ा चाहिए, 22-23 से पहले के चाहिए, और वो पूरे टाइम अगर उस टाइम इंडिया में, तो ROR बन जाएगा। अब मैं कौन सी कैटेगरी में? अदर मतलब फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या करना है बस, इसमें ROR RNOR की कहानी नहीं है। एक फर्म एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा मैं नाम लिख देता हूँ इधर, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AOP, BOI, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटे? ये रेजिडेंट कहलाएंगे इन ऑल केसेस। बस अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड होगा तो नहीं कहलाएंगे। मुझे बताइए, और ये नॉन रेजिडेंट कब हो रहेंगे? इफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। कहिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए, किसका रह गया हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस? कंपनी। कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या तो नॉन रेजिडेंट होती है। कोई मैं शीट शेयर कर दूँगा, ठीक है? कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या तो नॉन रेजिडेंट होती है। रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन है और दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। नॉन रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन है और दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ। अब आप मेरे को बताइए, रेजिडेंट बनने के लिए कोई भी एक सर्टिफाई करिए। सबसे पहले क्या है? इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, या फिर इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता था? जहाँ पे मेजॉरिटी मीटिंग्स हो रही, तो एक कंक्लूड करा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहाँ पे 5%, यहाँ पे एक डिसाइड करा जाता है भाई इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर है। अगर इंडिया में है तो आप सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। जैसे हम HUF में देख रहे थे कि कर्ता ने अगर 10 दिन भी यहाँ की मीटिंग कर ली तो रेजिडेंट हो जाता है। तो इसमें भी सेम होगा? काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अंदर हम जा नहीं सकते, बट येस दैट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हेड ऑफिस है, जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ मेरा आप ठीक है। नॉन रेजिडेंट बनने के लिए क्या होता है बच्चे? इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, और दूसरी बात प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। क्यों जी, यही है ना कहानी। मेरा आपसे सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये रजिस्टर्ड कहाँ है बेटा? इंडिया। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर मैं बोलूँ US से है तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रिलायंस के बारे में आई मीन ये मैंने एक एग्जांपल बना दिया है। रिलायंस की रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, ठीक है जी, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर है? US में। तो क्या बन जाएगा ये? रेजिडेंट।
अगर रिलायंस रजिस्टर्ड भी यूएसए में होता तो ये क्या बन जाता, नॉन रजिस्टर्ड। दोनों एग्जैक्टली, दोनों फुलफिल करनी होती है, वो दोनों फुलफिल कर रहा है। अगर रजिस्टर्ड इन यूएसए बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, कहिए साहब, क्लियर है सारी की सारी बात? आपके साथ मैंने एक एक बात करी। हाँ जी बोलिए। होगा रेजिडेंट हाँ जी, रजिस्टर्ड इन यूएसए और रजिस्टर्ड इन यूएसए है बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई ना बच्चे, क्लियर है? आइए, अगर मेरे को वो चार्ट मिल गया अभी तो सीधा आपके साथ में, और क्या, एक वर्ड ज़्यादा नहीं मिलेगा तेरे को। वही वाला, वो उसी पे याद है। बात नहीं। रेजिडेंशियल रूल आप समझ चुके हो। इसके बाद होता था सर जी ये सब हम क्यों जान रहे हैं, बेसिकली इनकम निकालने से पहले हमें जज करना होता था, भाई तो आरओआर है, आरएनओआर नॉन रेजिडेंट है, क्यों निकाला है? क्योंकि आरओआर, अब मैं आपको सबसे पहले 3 थंब रूल दे रहा हूँ। सबसे पहला थंब रूल होता है आरओआर, आप सभी आरओआर हो, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं कमा लो, आपको चाहे यूएसए से किराया मिल जाए, आपको कहीं भी कमा लो, आप इंडिया में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दिस इज थंब रूल नंबर 1। थंब रूल नंबर 2, अगर आप मेहनत इंडिया में कर रहे हो, इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल फॉर ऑल? आरओआर सबसे नजदीक होता है भारत देश के, आप सभी आरओआर हो, आरएनओआर थोड़ा उससे दूर, और नॉन रेजिडेंट उससे दूर, तो जो सबसे नजदीक है उसके ऊपर तो सारा का सारा टैक्सेबल है। थंब रूल नंबर 1। थंब नंबर 2, इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल। तीसरी बात, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हम लोगों ने बात करी थी जब चैप्टर करा था, आपको ध्यान होगा, अगर आपकी नौकरी बाहर लग गई पर आपने उसको बैंक डिटेल अपनी कालका जी की दे दी, तो आप मेहनत तो उधर करो पर रिसीव इंडिया में करते जा रहे हो, तो वो टैक्सेबल फॉर ऑल हो जाएगा, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड रेमिटेंस। रिसीव्ड होता है आपके एम्प्लॉयर ने या किसी भी इंसान ने जिससे आपको इनकम आ रही है, फर्स्ट टाइम कहाँ रिसीव हो रही है। आप सपोज करो आप यूएसए में नौकरी करते हो, 10 करोड़ रुपए की सैलरी आप कमा चुके हो वहां पर, वहीं रिसीव करते थे, लेकिन अब आप इंडिया वापस आ रहे हो, क्या आप उस पैसे को लेकर आओगे, नहीं लाओगे? सो विल इट बी कॉल्ड एज रिसीव्ड इन इंडिया और रेमिटेड टू इंडिया? रेमिटेड टू इंडिया। रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट रिसेप्ट, आपको दिख भी रहा होगा इधर, रिसीव्ड का मतलब यहाँ पर क्या लिखा बेटा मैंने, फर्स्ट रिसेप्ट। आइए फटाफट ये सारे के सारे पॉइंट्स देखते हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, पता नहीं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपने रिसीव इंडिया में करो, सर नौकरी कहाँ कर, मैं कह रहा हूँ कहीं भी मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, मान लो कोई भी एक मान लो क्रिकेट प्लेयर है जो बाहर खेलता है पर उसने अपनी बैंक डिटेल इंडिया में इंडिया की दे दी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। ये सब वही बात लिखे, फर्स्ट रिसिप्ट, रेमिटेंस नॉट गिवन, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। डीम्ड रिसीव्ड होता है, कुछ चीज़ों को डीम्ड रिसीव माना जाता है, लेकिन वो उतनी मुद्दे की बातें नहीं है, मॉड्यूल में लिखी हुई है डीम्ड रिसीव। जैसे पीएफ का पैसा मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारे पीएफ में डालता हूँ, तो उसको बोल दिया जाता है इट इज डीम्ड रिसीव्ड, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, भाई जहाँ पे मेहनत करो, आईपीएल मैच अगर आएगा, आईपीएल इंडिया में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, सारे बाहर के प्लेयर यहाँ आएंगे, आप मुझे बताइए वो जो भी कमा रहे मेहनत का करी उन्होंने इंडिया में, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। आपका बिजनेस अगर इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया। डीम्ड अक्रूड इन इंडिया की बात करेंगे, यहीं पे वो बात आएगी जो आप कह रहे थे, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और वो जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस था। इनकम अक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, आप मुझे बताइए इनकम इज अराइजिंग या आप मेहनत बाहर कर रहे हैं, आरओआर के लिए तो टैक्सेबल ही होगा ना, आरएनओआर के लिए नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। इसके बाद एक कीवर्ड आता था, इनकम अक्रूड तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रही है, कंट्रोल हो रही है इंडिया से। आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बार इसे फ्लो में,
आप मुझे बताइए, इनकम अक्रूड हो रही है आउटसाइड इंडिया, पर आरओआर के लिए तो टैक्सेबल ही होगा, बट कंट्रोल कहाँ से हो रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरएनओआर के लिए टैक्सेबल। ये गलती करता है इधर बच्चा, ये भूल जाता है। अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया लिखा हुआ आ गया तो आरएनओआर के लिए भी आप क्या कर देंगे? टैक्सेबल। आप ऊपर देखिए, ऊपर सिर्फ क्या लिखा था? अक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो आरएनओआर के लिए क्या करा तुमने? लेकिन जैसे ही कंट्रोल्ड वर्ड आ गया तो क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल। कंपनी केस में नहीं, इंडिविजुअल के केस में आएगा। इनकम अक्रूड इन इंडिया, अच्छा ये बताइएगा, अक्रूड इन इंडिया बट कंट्रोल बाहर से हो रहा है, सरकार के लिए कोई मतलब नहीं है। अक्रूड इन इंडिया ना, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग 19-20 रेमिटेड टू इंडिया 19-20। क्या बोल रहा है सर ये? आपने रिसीव कहाँ करा है? अक्रूड के बारे में बताया कहीं? तो आउटसाइड इंडिया ही मान लूंगा। अब मुझे बताइए, पर आरओआर के लिए तो इनकम है ना जी, आरएनओआर उसके लिए। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 अनटैक्स्ड इन 18-19, पिछले साल की इनकम रहेगी कुछ तो इस साल लगा दूंगा। अब आप सारा टैक्स पढ़ चुके हो, जिस साल की इनकम होती है उसी साल की रिटर्न अपडेट करी जाती है। तो नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। लोन मिल रहा है आपको 1 लाख का 19-20 में, लोन इनकम थोड़ा होती है। नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया इन 18-19 रिसीव्ड इन 19-20। 18-19 की इनकम है तो 18-19 में टैक्सेबिलिटी हो चुकी है उसकी। नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, बहुत अच्छे से आपको पता है, डिविडेंड की सारी बातें पढ़ ली। टैक्सेबल 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 क्यों सर? डोमेस्टिक कंपनी है भाई, अक्रूड इन इंडिया। और अगर यही फॉरेन कंपनी होती तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, क्या मैं कह सकता हूँ इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया? अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो आरओआर के लिए तो टैक्सेबल ही करता ना सर, इन दोनों के लिए क्या कर देता। लेकिन अगर लिख दिया आगे रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, कह सकता हूं टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, और इसके ऊपर कुछ पॉइंट आ गया, मैं गिफ्ट की बात अभी नहीं बोल रहा हूं। वैसे आप बता दीजिए, अगर गिफ्ट 50 से ऊपर है तो टैक्सेबल ही है ना आरओआर के लिए, कहीं भी मिले, इंडिया में इंडिया से बाहर मिले, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर जो पॉइंट है इसका अभी आप समझ लो, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। नहीं, अभी पॉइंट पर आ जाऊंगा मैं। इसमें डेट लिखी होगी, कुछ लिखा नहीं है तो आ जाएगा कोई। क्या आपको तीनों के तीनों थंब रूल क्लियर है? डिविडेंड आउटसाइड इंडिया, गिफ्ट रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम, ऊपर पॉइंट डल सकता था, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तीनों के लिए एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पर आपको बहुत अच्छे से पता है फ्रंट में एग्जेम्प्ट बताया जाता है, पार्शियल इंटीग्रेशन करेगा। तो इट इज एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आरओआर के लिए टैक्सेबल, आरएनओआर के लिए बिकॉज इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी नॉन टैक्सेबल। इफ इट इज रिसीव्ड तो टैक्सेबल कर दो, टैक्सेबल कर दो। कहिए सर, क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने कुछ बात करी थी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये जो आप कह रहे हो ना पीएफ का, ये आप देख सकते हैं मोटा मोटी। अब तुम देख लो, अब तुम्हें सारी बातें समझ आएंगी। 12% से ऊपर 9.5, यूआरपीएफ, सीसीडी, तो जो पैसा आपके अकाउंट में ना जाके पीएफ के अकाउंट में जा रहा है, वो जो आरपीएफ, एसपीएफ सारे अकाउंट में, उसको क्या बोल दिया जाता है? डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। मुद्दे की बात ये है जी, आखिरी 4-5 लाइनें बच गई हैं बेटे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सरकार क्या चाहती है, आपकी इनकम को अक्रूड इन इंडिया करना है या अक्रूड इन इंडिया ना करना। तो सरकार ने सबसे पहली चीज़ क्या बोली, पहले मैं ये वाले पॉइंट बोलता हूँ। इंटरेस्ट इनकम पे बात करी। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने इंडिया से लोन नहीं लिया, यूएसए से ले लिया। कितने रुपए का लोन लिया जी? 1000 करोड़। इसने कहा कितना % ब्याज लगेगा? 4%। गवर्नमेंट कितना देगी? लोन डिसबर्स हो गया, ब्याज कितने का लग रहा है? 1000 करोड़ का 4% कितना हो गया? 40 करोड़। मेरा आपसे सवाल, ये 40 करोड़ इनकम तो है ना, पर मुद्दे की बात ये है, क्या ये डीम्ड अक्रूड इन, क्या इसके ऊपर इंडिया पे टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। मिस्टर ये कह रहा है मैं आज तक इंडिया आया नहीं भाई, उससे कोई मतलब नहीं। तेरे को जो ब्याज मिला है वो गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट भारत देश की है, इसको डीम्ड अक्रूड इन इंडिया मान। चाहे तू आरओआर है, आरएनओआर है, नॉन रेजिडेंट है, टैक्सेबल।
लेकिन अगर यही पैसा रिलायंस ने लिया होता, एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, रिलायंस ने लिया होता, कितने रुपए का सेम लोन, 1000 करोड़ का, मिस्टर ए ने दे भी दिया, मिस्टर ए को 4% ब्याज भी दे दिया, 40 करोड़। आप मुझे बताइए मिस्टर ए की इनकम हो गई? बिल्कुल हुई। लेकिन ये डीम्ड अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा नहीं माना जाएगा, किस पे निर्भर करता है? यूसेज ऑफ द लोन। पर्पस कह सकते हैं आप, पर्पस से बेटर क्या वर्ड है? यूसेज ऑफ द लोन। अगर ये रिलायंस ने इसको यूज करा है चाइना में इस लोन को, तो क्या बोला जाएगा बेटा इसको? अक्रूड आउटसाइड इंडिया। और अगर इंडिया में यूज करे तो डीम्ड अक्रूड। तो अगर तो इंडिया में यूज करे तो मिस्टर ए भाई तू जो मर्जी हो, तेरे लिए टैक्सेबल है। और अगर लोन यूज हुआ है बाहर तो मिस्टर ए तेरे लिए टैक्सेबल तो सिर्फ एक ही केस में होगा ना, जब तू क्या बनेगा बेटे? आरओआर। समझ आ रही है आपको बात? कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटे? अदर देन गवर्नमेंट, चाहे रेजिडेंट हो। मेरे को यूसेज से मतलब है, लोन यूज कहाँ हो रहा है। एक बाहर का ही व्यक्ति, यूएसए का बाहर के व्यक्ति से लोन लेता है और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या उसको डीम्ड अक्रूड इंडिया बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। इस बंदे का मेरे को कुछ नहीं जानने का, मेरे को क्या जानने का है? यूसेज कहाँ हो रहा है। यूसेज इंडिया में तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। मेरा आपसे सवाल गवर्नमेंट में देखा था मैंने ये? जिस तरीके से मैंने आपसे इंटरेस्ट की बात करी है, ऐसी मैंने रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात करी थी। भारत सरकार रॉयल्टी दे रही है यूएसए को, क्यों दे रही है भाई? करप्शन कैसे हटानी है बता दो। बाहर वाले ने बोला हम बता देंगे, 5000 करोड़ दे दो। भारत सरकार ने 5000 करोड़ दे दिए। मुझे बता दीजिए वो 5000 करोड़ वो जो यूएसए वाले को मिले हैं, वो क्या डीम्ड अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो चाहे ये रॉयल्टी होती, चाहे ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस होती, अगर भारत सरकार दे रही है तो ये माना जाता है कि भाई जरूर भारत के हित के लिए ये पैसा उसको दिया जा रहा है, तो वो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। लेकिन हाँ जी, एक मिनट सुनते जाइएगा एक बार। लेकिन अगर रिलायंस है, रिलायंस को कुछ फॉर्मूला चाहिए था, इंडिया में नहीं था, बाहर किसी के पास था, रिलायंस ने वो फॉर्मूला खरीदा, उसकी रॉयल्टी पे करी, या उसकी मशीन खराब थी, उसकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड। अब मुद्दे की बात यह है वो फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हो भैया? अगर वो फॉर्मूला इंडिया में यूज हो रहा है तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। दोस्तों 5 मिनट, ठीक है? अगर वो फॉर्मूला इंडिया में यूज हो रहा है तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, और अगर वो फॉर्मूला चाइना यूएसए कहीं और हो रहा है तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया। और अगर डीम्ड अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा तो मिस्टर ए तुम जो मर्जी कैटेगरी के बंदे हो, आरओआर हो, आरएनओआर हो, नॉन रेजिडेंट हो, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया बच्चे? मतलब जो कंपनी को टैक्स काट के देगी ना? क्या कह रहे हैं दोस्त? जो कंपनी को टैक्स काट के देगी किसान बंदे को पैसे? डिपेंड करता है, वो टीडीएस लग रहा है नहीं लग रहा वो अलग मुद्दा है। आपको ये समझना है कि अक्रूड इन इंडिया डीम्ड अक्रूड है कि नहीं है अभी, है ना? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं दोस्त? सर मैं कह रहा हूँ अगर मतलब टैक्सेबल है बंदे के लिए, तो मतलब कंपनी काट के देगी ना टैक्स? हाँ ठीक, काट के देगी। वही मैं कह रहा हूँ, आप काटने के बाद वही कह रहे हो ना, टीडीएस की बात ही कह रहे हो आप। हाँ वही। ठीक है, काट के दे देगी टीडीएस। आपको पहले वाला समझ आ रहा है? रॉयल्टी इनकम, तो उसको डीम्ड अक्रूड इंडिया माना जा रहा है, सेम है, ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या? पेबल बाय अदर देन, लेकिन इफ इट इज यूज फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया, तो वो जो मैंने जो भी फॉर्मूला है वो है, अगर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए है तो क्या हो जाएगा? अक्रूड आउटसाइड इंडिया। और अगर इन इंडिया है तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। समझ आया बच्चे? एक बात और बोलनी है बस, ये वाली। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं स्पेसिफिक बात बोल रहा हूँ। आप एक एम्प्लॉई है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, और आप बाहर गए हैं इंडिया से, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है या कुछ है, आपको बाहर भेजा गया। आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं? बाहर। आपको सैलरी कहाँ मिलेगी? बाहर। रियलिटी ये होती है इंडिया में भी सैलरी कुछ मिलती है, बाहर भी मिलती है। इंडिया में जो मिलती है उस पर तो सवाल ही नहीं है ना, रिसीव्ड इन इंडिया। सवाल ये आ जाता है जो सैलरी आपको बाहर दी जा रही है, आप एम्प्लॉई है, आप मुझे बताइए आप मेहनत क्या कर रहे हो? बाहर। तो तुम तो बोलोगे ना अक्रूड आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी कहाँ हो रही है? बाहर। तुम बोलोगे भाई भारत सरकार इस पे तो टैक्स मत काट, पर सरकार ने क्या बोल रखा है? डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। अच्छा जी, कीवर्ड्स पकड़ेंगे बेटा।
सैलरी सबसे पहली चीज़ है, सैलरी किसको मिल रही है, कहाँ की नौकरी हो कर रहे हो तुम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और आप क्या हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेट हो सकता है आप 1 साल से बाहर ही रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, आप रेजिडेंट नॉन, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, और पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट यूर एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस इन्फोसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्विस कहाँ पे दे रहे हो आप, आउटसाइड इंडिया। इनकम कहाँ टैक्सेबल हो रही है, सैलरी। तो बेसिकली इसको क्या बोल दिया जा रहा है, डीम टू बी अक्रूड इन। लेकिन एम्प्लॉय नाराज होगा नहीं होगा बेटा। अब आप मेरे को बताइए, अगर ऐसी बात है तो सरकार ने बोला नाराज मत हो रे, तेरे को आउटसाइड इंडिया जो भी परक्विजिट्स और अलाउंस दे रहे हैं ना, सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऑल द अलाउंसेस ऑफ परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट to the above citizen for rendering are exempt under section 10 subsection 7। सेट है जी कहानी। इंडिया में पैदा या पेरेंट्स रूल्स होते हैं, वो सिटीजनशिप एक्ट के होते हैं रूल्स, वो हमें जज नहीं करना कौन सिटीजन कैसे बन रहा। सिर्फ 1-2 बातें रह गई हैं, और वो ऐसी नहीं है जो नोट्स में है। अगर एक न्यूज़ एजेंसी है जो आउटसाइड इंडिया, BBC, फॉक्स न्यूज़, बाहर के, बट दे आर, उनके रिपोर्टर कभी कभी यहाँ कुछ हो जाए तो इधर की फोरकास्ट करके, आई मीन वीडियो कैप्चर करके दिखा सकते हैं ना। क्या उसको मैं ये बोल दूँ इट इज डीम्ड अप्रूव्ड इन इंडिया? नहीं। इफ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हो, ठीक है, बाहर की कोई कंट्री में डॉक्यूमेंट्री बनने की, इंडिया में कोविड पे क्या हुआ था, तो उसके 6 महीने से वो इंडिया में रहे, लोगों से मिले, शमशान घाट में भाई क्या कहानी थी, हरिद्वार में देखा, सारी कहानी एक्यूमुलेट करके गए और बाहर चला रहे उसको। क्या इंडिया ये कह सकते हैं कि तेरे को ये बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, उसको टैक्स दे? नहीं बोल सकती। इट इज नॉट डीम्ड अप्रूव्ड इन इंडिया। यू आर जस्ट कलेक्टिंग न्यूज एंड ट्रांसमिटिंग इन योर कंट्री, कलेक्टिंग न्यूज अबाउट इंडिया एंड ट्रांसमिटिंग आउटसाइड इंडिया, डिस्प्लेइंग आउटसाइड, नहीं लगेगा कोई टैक्स। इट इज नॉट डीप। क्या इसको डीम्ड अप्रूव्ड बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं। पहली बात। एक बात बताओ, तुम चाइना से सामान खरीदते हो और इंडिया में बेचते हो, क्या चाइना सरकार ये बोलेगी वाह मेरी वजह से कमाया तुमने, तो चाइना में भी टैक्स दे? ऐसा होता होगा? नहीं। तो इसी तरीके से भारत देश से अगर आप कुछ खरीदते हो और आप बाहर बेच देते हो, एक यूएसए का बंदा है भारत देश से कुछ खरीद रहा, ठीक है, मान लो यहाँ से कॉफी खरीद रहा बहुत सारी और अपनी कंट्री बेच देगा या एक्सपोर्ट कर देगा, तो क्या भारत देश उसको ये बोल दे इट इज डीम्ड अक्रूड इन इंडिया? नहीं सर। जस्ट बिकॉज यू आर परचेजिंग फ्रॉम आवर कंट्री डजंट मीन मैं उसको डीम्ड अक्रूड इन इंडिया बोलूँगा। ठीक है जी। तीसरी बात, कुछ ना डायमंड्स होते हैं जो अनकट डायमंड्स होते हैं, अलग कोई माइनिंग के अंदर कई अथॉरिटीज हैं बाहर की कंट्रीज की जो इंडिया में आएंगी, गवर्नमेंट उनको इनवाइट करेगी एंड दे विल डिस्प्ले देयर डायमंड्स। ठीक है, वो डिस्प्ले करने में से उनको कुछ इनकम हो रही है, क्या उसको डीम्ड अक्रूड इन इंडिया माना जा रहा है? नहीं माना जा रहा। मुझे बताइए सर, यहाँ तक क्लियर है? एक आखिरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज होती हैं, ऐसा हो सकता है जिसमें इंडिया की शूटिंग हो सकता है। कौन सी मूवी है, कुछ आइडिया? ठीक है। तो बेसिकली वो कुछ दिन के लिए अपना पूरा क्रू को लेकर आते होंगे, यहाँ पे शूटिंग करी और उसको कहाँ पे चला रहे हैं? इंडिया में चला रहे, बाहर के सिनेमाज और बाहर के लाइसेंस बाहर चला रहे। अब मुझे बताइए, क्या इस चीज़ पे इसको डीम्ड अक्रूड बोलना चाहिए? नहीं। नहीं टीम, तू इधर 10 मिनट की शूटिंग कर रहा है, 15 मिनट की शूटिंग कर रहा है, ऑब्वियसली टीम तो पूरी आ रही है, दिन तो 50 लग रहे हैं चाहे, पर वो पूरी मूवी के अंदर आधा घंटा पौना घंटा, मेरे को टाइम के अंदर नहीं जाना। आप जस्ट यहाँ पे आई मीन वीडियोस और वो बनाइए और फिर उसको बाहर लेके जा रहे हो, तो उसको डीम्ड अक्रूड इंडिया नहीं माना जाता। कुछ कंडीशन है, अगर वो जो मूवी बनाने वाला है वो इंडिविजुअल है, ही शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट। अगर वो जो मूवी बनाने वाला है वो फर्म है, उसका कोई भी पार्टनर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर जो मूवी बनाने है वो कंपनी है, तो उसका कोई भी शेयर होल्डर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। कई ऐसा तो यहाँ पे एक नेक्सस, एक कनेक्शन बन जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, पूरी एप्पल कंपनी के नहीं, ऑब्वियसली लॉजिकली कितना एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया है वो टैक्सेबल है। ऐसे थोड़ा ना करूँगा पूरा टैक्स। अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम 50 कंट्रीज में है, तो ये थोड़ा ना कि इंडिया बोलेगी तुम हमारे यहाँ भी, तो हर कंट्री का टैक्स की जिम्मेवारी हमारी है।
तेरे पूरे रेवेन्यू में से इंडिया के सब्सक्राइबर कितने हैं, कितना कितना सब पता लग रहा होता है भाई। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? जैसे आपने पिक्चर वाला पॉइंट बोला, तो कोई कंपनी जो पिक्चर बनाती है उसका अगर कोई एक भी शेयर होल्डर इंडिया में है तो फिर मतलब लग जाएगा उसको? यस, लग जाएगा, कोई भी नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर है पूरा का पूरा? ऑनलाइन में क्लियर है सही बच्चों को? Yes, sir. वेरी वेरी वेरी